नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी हाइप पर। लास्ट वीडियो में हमने ग्रीक जोग्राफर्स जो कि एंशिएंट क्लासिकल पीरियड के अंदर में आते हैं, ग्रीक जोग्राफर्स के बारे में शुरुआत की थी। तो पार्ट 1 में हमने अरिस्टोटल तक पढ़ लिया था। पार्ट 2 में आज हम अरिस्टोटल के बाद का पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो बात करें इस वीडियो की, तो ये वीडियो होने वाला है ग्रीक जोग्राफर्स का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे अरिस्टोटल के आगे के जोग्राफर्स की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है थियोफ्रेस्टस का। थियोफ्रेस्टस का जो ड्यूरेशन है या जो काल है वो है 372 से लेकर 288 बिफोर क्राइस्ट या बीसी तक। ठीक है, 372 टू 288 बीसी इनका टाइम ड्यूरेशन है। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जो कि हमें जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात देखिए, आप याद रखिए कि अरिस्टोटल के बाद थियोफ्रेस्टस को पढ़ना स्टार्ट किया है हमने सीक्वेंस में, ये अरिस्टोटल के बाद आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। थियोफ्रेस्टस किसके स्टूडेंट थे? अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा डिस्कस्ड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। क्लाइमेट और वेजिटेशन के बीच में क्या रिलेशन है? क्या क्लाइमेट में अगर कुछ चेंज होता है तो वेजिटेशन की टेंडेंसी या उसका नेचर कुछ बदल जाता है? इन सारी चीज़ों के बारे में चिंतन मनन और डिस्क्राइब किया है इन्होंने कि क्लाइमेट का वेजिटेशन या फिर जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, उसके साथ क्या संबंध है, उन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने चर्चा की है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने सॉइल के बारे में भी बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, स्टडीड अबाउट सॉइल, यानी कि मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने वेजिटेशन और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है तो वेजिटेशन से डायरेक्टली रिलेटेड क्या है? सॉइल, क्योंकि वेजिटेशन सॉइल में ही वेजिटेशन होती है। ठीक है, तो इन्होंने सॉइल की भी स्टडी की। किताब की बात करें, इन्होंने अगर कोई किताब लिखी है तो बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यानी कि पादपों का इतिहास, यानी कि पौधों का इतिहास। हिंदी में पौधों को पादप बोला जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स इन्होंने बुक लिखी है। उसके अलावा इस किताब में इन्होंने मैसेडोनिया नाम की जो जगह है उसके प्लेन्स, उसके माउंटेन्स एंड उसके वेजिटेशन, यानी मैसेडोनिया में जो मैदानी इलाके हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो प्राकृतिक वनस्पति है, उन सभी के बारे में अपनी इस किताब हिस्ट्री ऑफ प्लांट में डिस्कस किया है। और क्योंकि इन्होंने वेजिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, वेजिटेशन के लिए इन्होंने क्लाइमेट भी पढ़ी है, उसके बाद सॉइल भी पढ़ी है, तो इनका ज़्यादातर काम वनस्पतियों या फिर फ्लोरा से या नेचुरल वेजिटेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो इनके इस सारे काम को देखते हुए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट थियोफ्रेस्टस। अभी हम अपने नेक्स्ट जोग्राफर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इरेटास्थनीज के बारे में। इरेटास्थनीज का नाम ज्योग्राफी की हिस्ट्री में इवन आज भी बहुत ही ज़्यादा सम्मान से लिया जाता है। वैसे तो सभी ज्योग्राफर्स का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, लेकिन इनके लिए अलग से इज्जत है ज्योग्राफी के क्षेत्र में, ज्योग्राफी की दुनिया में इरेटास्थनीज नाम की। तो इरेटास्थनीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो देख लीजिए, 273 से 192 बीसी। 273 से 192 बीसी। अब इनके बारे में कुछ जानकारियां जो हमें पढ़नी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इनका जो इंटरेस्ट है वो कौन कौन सी फील्ड में था। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान में, ये खगोल विज्ञान में बहुत दिलचस्पी लेते थे। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते थे। ठीक है, उसके अलावा
गणित यानी कि मैथ्स में इनका बहुत इंटरेस्ट था। नेक्स्ट हमारा सबका प्यारा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में इनका बहुत इंटरेस्ट था। और दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी में भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। अब इतनी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे तो जाहिर सी बात है कि पढ़ते भी बहुत होंगे। और उसी से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट है, क्या है सेकेंड पॉइंट? He spent most of his life in library in Alexandria। अलेक्जेंड्रिया नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। वहीं पे पढ़ाई करते थे, वहीं पे रिसर्च करते थे और वहीं पर ऑब्जर्वेशन भी करते थे, आसमान को निहारते थे, देखते थे, स्टडीज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ें की। तो अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा समय इन्होंने एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में बिताया। और लाइब्रेरी कहाँ थी? अलेक्जेंड्रिया में ये लाइब्रेरी थी। ठीक है। बुक कौन सी लिखी है इन्होंने? बुक का नाम है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया नाम की बुक लिखी है जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। लेकिन जियोग्राफिया बुक में क्या डिफरेंट था बाकी लोगों की बुक से जिन्होंने भी अर्थ का डिस्क्रिप्शन दिया है, कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ था वो मैथ्स के बेसिस पर था, उसमें गणनाएं की गई थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इन्होंने विश्व का पहला मानचित्र बनाया। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि विश्व का पहला मानचित्र जो है या वर्ल्ड मैप जो है एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। बट यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं कि विश्व का पहला मानचित्र इरेटास्थनीज ने बनाया। बट डिफरेंस, इरेटास्थनीज ने विश्व का पहला ऐसा मानचित्र बनाया जिसमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतरों को बनाया गया था। एनेक्सिमेंडर ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं बनाए थे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद ज्योग्राफी शब्द हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है वो कहाँ से आता है? ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम यूज या सबसे पहले यूज किसने किया था? इरेटास्थनीज ने किया था। ठीक है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक और ज्योग्राफर हुए मार्टिन, जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे फर्दर। मार्टिन ने इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा, यानी कि भूगोल का जनक। अक्सर नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, बाकी जो पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चन हैं पेपर हैं उसमें भी ये आ जाता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन थे। तो आपको क्या लगाना है? इरेटास्थनीज। कभी कभी हिकैटियस भी कहीं कहीं पर माना जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इरेटास्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है। और एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था जिसके बारे में लोगों को अचंभा भी होता है, सरप्राइज होते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। इन्होंने अर्थ का सरकमफ्रेंस यानी कि पृथ्वी की परिधि का मापन किया। और लोगों को आज ये जान के बहुत हैरानी होती है कि उन्होंने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ये काम किया था। और लगभग अगर देखा जाए तो 86% करेक्ट आंसर था इनका। ठीक है। सिर्फ 14% यानी कि 14% की उसमें एरर देखने को मिलती है। तो इन्होंने वो सरकमफ्रेंस कैसे नापा था? इन्होंने नोमोन का यूज़ किया था। आपने पढ़ा होगा नोमोन के बारे में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो नोमोन का यूज़ करके इन्होंने कैसे नापा परिधि को, इसके बारे में, इस कैलकुलेशन के बारे में एक अलग से वीडियो बन सकता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही इरेटास्थनीज के बारे में। हमारे जो नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं बुक में, उनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 2 ज्योग्राफर्स की इन्फॉर्मेशन एक साथ मेंशन की हुई है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलिबियस के बारे में। ठीक है। पोलिबियस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 205 से 125 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। इनके बारे में 2 ही पॉइंट हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो दिलचस्पी थी, इनका जो इंटरेस्ट था वो फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल में था। ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर इनकी दिलचस्पी भौतिक भूगोल में थी तो इनका काम भी भौतिक भूगोल में ही रहा होगा। ठीक है। तो इनको क्या बोला गया? डिस्क्राइब। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्क्राइब किया रिवर वैलीज को, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, इरोजन फिजिकल ज्योग्राफी, डेल्टाज फॉर्मेशन बाय फ्लड एंड डिपोजिशन। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है और इनका जो इंटरेस्ट था वो फिजिकल ज्योग्राफी में था।
ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हिप्पार्कस के बारे में, ठीक है। कहीं कहीं पर इनको हिप्पार्चस भी कहते हैं, लेकिन सही में इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है हिप्पार्कस। हिप्पार्कस 190 से 125 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट तक इनका टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं। ये एक खगोल विज्ञानी थे। ज़्यादातर आपको पता ही है कि जोग्राफर कोई हमें मिल ही नहीं रहा है ग्रीक में, ज़्यादातर हमें फिलोसोफर मिल रहे हैं, ठीक है, लॉजिशियन मिल रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाले मिल रहे हैं, मैथमेटिशियन मिल रहे हैं। तो वैसे ही हिप्पार्कस क्या हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इक्विनॉक्स की जो सिचुएशन होती है उसके बारे में बताया अपने अध्ययन करने के बाद कि इक्विनॉक्स कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ठीक है। इन्होंने साल की लंबाई कि उसमें 365 दिन होते हैं इसके बारे में भी बताया कि साल कैसे बदलता है और उसकी लेंथ कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्होंने स्टार्स को स्टडी करने के लिए, तारों को पढ़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, जिसका नाम है एस्ट्रोलेब, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोलेब। एस्ट्रोलेब किस चीज़ के काम आता है, स्टडी ऑफ स्टार्स यानी कि तारों के अध्ययन के लिए काम आता है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्कल को सबसे पहले 360 डिग्री में डिवाइड किया। ही वॉज द फर्स्ट हु डिवाइडेड अ सर्कल, एक वृत्त को 360 डिग्री में डिवाइड करने का काम हिप्पार्कस ने किया था, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ग्रेट सर्कल के बारे में भी बताया, ठीक है। ग्रेट सर्कल क्या होते हैं, जो अर्थ को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन की लाइन है, GMT की लाइन है, वो लाइन, और इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो भी आप कह लें, वो लाइन, दोनों ही ग्रेट सर्कल हैं और ये दोनों ही अर्थ को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलिबियस एंड हिप्पार्कस, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले ज्योग्राफर जो हैं वो हैं पोसिडोनियस। पोसिडोनियस की जो समय अवधि है, जो कालक्रम है, वो है 135 से 50 BC, ठीक है, 135 से 50 ईसा पूर्व। इनके बारे में जो जानकारी है वो ये है, पहला पॉइंट कि इनको फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, यानी कि भौतिक भूगोल का जनक या भौतिक भूगोल का पिता इनको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने भौतिक भूगोल में सराहनीय काम किया होगा, इसीलिए इनको फिजिकल ज्योग्राफी का फादर कहा गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, नोन एज फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इरेटोस्थनीज के अलावा इन्होंने भी कोशिश की अर्थ की परिधि या अर्थ की सरकमफ्रेंस यानी कि पृथ्वी की परिधि को नापने का, लेकिन इनका जो तरीका था और इनका जो रिजल्ट था वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट थे, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। उसके अलावा इन्होंने ज्वार भाटा के बारे में बताया, हाई टाइड, लो टाइड्स कब आती हैं, कब नीचे गिरती हैं, कब ऊपर पानी उठता है, ठीक है। महीने में वो कौन से दिन हैं जब हाई टाइड्स आती हैं, सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स आती हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। उसके अलावा ओशियन यानी महासागरों की गहराई के बारे में भी इन्होंने बातें की हैं, चर्चा की है और उनको नापने की कोशिश की है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स यानी कि जो मैदानी इलाके हैं वो कैसे बने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो पोसिडोनियस के बारे में बस इतनी ही जानकारी दी गई है जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, also measured the circumference of the earth, tides, depth of ocean, formation of plains, ये इन्होंने उल्लेखनीय काम किए हैं। अब हम देखें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर्स, पूरे ग्रीक ज्योग्राफर्स की बात हो रही है कि आखिर उनका भूगोल का योगदान, भूगोल में क्या योगदान है। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि जो ग्रीक ज्योग्राफर्स का समय रहा है स्टार्टिंग टू एंड, उसको ग्रीस की हिस्ट्री में गोल्डन एज ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल का स्वर्ण काल कहा जाता है। रही बात कि इन्होंने किस किस क्षेत्र में योगदान दिया है, तो भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया है, उसका पहला एग्जाम्पल आप यही देख लीजिए, ठीक है। भौतिक भूगोल के क्षेत्र में अभी आपने पोलिबियस पढ़ा था, उन्होंने भी फिजिकल ज्योग्राफी में ही काम किया था। उसके अलावा एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज, इनको जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है मैथमेटिकल ज्योग्राफी,
पर इन्होंने काम किया, गणनाएं की हैं, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी पर इन्होंने काम किया है, इन्होंने मतलब ग्रीक ज्योग्राफर्स ने रीजनल ज्योग्राफी पर काम किया है। और फिर मानचित्र कला या कार्टोग्राफी में भी अपना योगदान दिया है। आपको पता ही है कि विश्व का पहला मानचित्र बनाने का श्रेय अलेक्जेंडर को और अक्षांश और देशांतर के साथ विश्व मानचित्र बनाने का श्रेय इरेटोस्थेनीज को जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर जो ग्रीक ज्योग्राफर्स है उनकी कथा उनका जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम एंशिएंट क्लासिकल पीरियड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम ग्रीक पढ़ चुके हैं, अभी हमें रोमन पढ़ना है, तो हम रोमन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रिक्वेस्ट फिर से है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।